नज़ीर, द लेवल ऑफ मोबिलाइजेशन और जितनी मिलिट्री मशीनरी अमेरिका की रीजन के अंदर आ चुकी है, इसके बाद सबका इस पर कंसेंसस जरूर है कि यह हमला तो होने जा रहा है। 90% इसका रिस्क है कि अटैक तो अब होगा। जब भी इतनी बड़ी मिलिट्री मशीनरी मूव की जाती है तो उसके बाद अटैक ही होता है, और ईरान भी इसी तरह से ऑपरेट कर रहा है कि हमला जब होने जा रहा है, और वो एक बड़ी जंग जब अमेरिका से और इसराइल से लड़ने जा रहे हैं। लेकिन नज़ीर, जितने भी इंडिकेटर्स हैं, जितनी असेसमेंट्स हैं, जितनी वॉर गेमिंग्स हो रही हैं, उसके मुताबिक अगर ट्रंप थोड़ा सा भी वाइज है, अगर वो थोड़ा सा भी समझदार है, तो वो ईरान पर अटैक नहीं करेगा। बहुत सारे ऑलरेडी इंडिकेटर जो वो सामने आ चुके हैं, बहुत सारी वॉर गेमिंग्स हो चुकी हैं। यानी वॉर गेमिंग्स ये होती हैं कि भाई ये अटैक होगा तो उसका जवाब कैसे आएगा, डिफरेंट सिनेरियोज जो है उसमें डिस्कस किए जाते हैं। तो उसमें भी यानी कि अमेरिका को रिस्क बहुत ज्यादा है, ईरान के मिसाइल्स, ईरान के ड्रोन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ये सब कुछ जब डिस्कस हो चुका है। लेकिन अब इस सबसे ऊपर वाली खबर है, और अगर ट्रंप थोड़ा सा भी वाइज है तो उसको पता चल जाना चाहिए कि ये नेतन्याहू ट्रैप है और ये अमेरिका वॉर नहीं है, और ये अमेरिका के मफाद के अंदर नहीं है ये जंग। नज़ीर, इस वक्त अमेरिका में खलबली मची हुई है क्योंकि ट्रंप के जो टॉप जनरल्स हैं उन्होंने अपोज कर दिया है ईरान पर हमले को। ट्रंप के टॉप जनरल जिन्होंने फैसला करना है, जिन्होंने जो इंचार्ज हैं मिलिट्री एक्शन के, उन्होंने मुखालफत कर दी है ईरान पर हमला करने की। उन्होंने ट्रंप को वार्न किया है कि ईरान पर हमला मत करो। अमेरिका के जो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं जनरल डैन केनी, जो कि इंचार्ज हैं, ठीक है ना, यानी मिलिट्री एक्शन के, और ये वही हैं जिन्होंने वेनेजुएला के खिलाफ जो ऑपरेशन है उसको लीड किया। तो ये नंबर 1 पोजीशन है। उसके बाद नंबर 2, नंबर 3 लेवल जो जनरल्स हैं, यानी वो जो 8, 10, 12 लोग हैं जो सिचुएशन रूम में बैठकर जिन्होंने फैसला करना है हमले का, जिसमें यानी सदर ट्रंप है, जिसमें सेक्रेटरी ऑफ वॉर है, जिसमें मार्को रूबियो हैं, और दूसरी तरफ यानी पेंटागन के जो ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं, तो ये वो टॉप नंबर्स के हैं। तो उन्होंने अपोज कर दिया कि ईरान पर हमला जब मत किया जाए। अच्छा, उन्होंने ट्रंप को यह बताया है कि इफ यू ऑर्डर वी आर रेडी टू गो। अगर ट्रंप ऑर्डर करते हैं तो हम हमला करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि इसमें हम आपको गारंटी नहीं कर सकते फॉर एनी विक्ट्री। जो मकासद आप बता रहे हैं उस विक्ट्री के लिए हम कोई गारंटी नहीं दे सकते, और हम इस बात की भी गारंटी नहीं दे सकते कि ये जंग जो है वो शॉर्ट वॉर होगी। ये एक फॉरएवर वॉर भी हो सकती है। फॉरएवर वॉर जो टर्म है कि भाई मुसलसल अमेरिका जंगों में है, 20-20 साल की जंगें, सो दिस इज अ फॉरएवर वॉर टर्म। तो वो कह रहे हैं कि ये कोई 5, 7, 10, 12 दिन की जंग नहीं होगी। ये हम गारंटी नहीं कर सकते कि हम यूं जाएंगे और लपेट लेंगे और 10-12 दिन में फारग हो जाएंगे। ये एक फॉरएवर वॉर भी हो सकती है। ये ट्रंप के जो टॉप जनरल्स हैं जिन्होंने ऑपरेशन लीड करना है, यानी ट्रंप कोई मिलिट्री मैन तो नहीं है ना, जो मिलिट्री मैन हैं जिन्होंने जंग लड़नी है, वो कह रहे हैं ये जंग हमारे लिए बहुत तबाहकुन साबित हो सकती है, नुकसान से साबित हो सकती है, और ईरान जो रिटेलिएशन करेगा हम उसको शायद मुकम्मल तौर पर रोक ना सके, और फिर हम इसमें ओवरऑल ड्रैग भी हो जाए कि ये जंग बहुत लंबी हो जाए। और अगली बात भी सुन लीजिए, जेडी वैंस, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उसने अपोज किया है ईरान पर हमला करने को। उसने कहा है ट्रंप को कि ईरान पर अटैक जब वो मत किया जाए। जेडी वैंस जो है वो अपने लिए एक पॉलिटिकल डिजास्टर देख रहा है, एंड ऑल्सो फॉर प्रेसिडेंट ट्रंप उसको एक पॉलिटिकल डिजास्टर नजर आ रहा है, क्योंकि जेडी वैंस जो है उन्होंने आगे इलेक्शन लड़ना है और वो अपने आप को प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देखते हैं। यानी जेडी वैंस जब वो अगली टर्म में सदर बनना चाहते हैं, तो जेडी वैंस अपने लिए और ट्रंप के लिए भी, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा काम करेगी तो अगली बार वोट पड़ेगा ना। तो ट्रंप इंपीच हो गए तो फिर तो जेडी वैंस जीत बैठे, तो वो ट्रंप के लिए भी पॉलिटिकल डिजास्टर देख रहा है और अपने लिए भी पॉलिटिकल डिजास्टर देख रहा है कि जो कुछ होने जा रहा है इसके बाद तो वो सदर नहीं बन सकते। वोट किस बात का पड़ा है, और जा फिर से जंगों में रहे हैं। और अमेरिकन अब ये जानते हैं कि दिस इज नॉट अ वॉर ऑफ नेसेसिटी बट वॉर ऑफ चॉइस, कि ये अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी के लिए जंग जरूरी नहीं है, बल्कि ये वॉर फॉर इजराइल है, ये वॉर ऑफ चॉइस है कि हम जानबूझकर जब इस जंग के अंदर अपने आप को ड्रैग कर रहे हैं। तो अगर देखें ये जंग लंबी हो गई, अमेरिकन कैजुअलिटीज हो गई, तो फिर कितना बड़ा पॉलिटिकल डिजास्टर जब वो आएगा। अच्छा, आज जो है वो कुछ घंटों में ट्रंप स्टेट ऑफ यूनियन से एड्रेस करेंगे, यानी कि कांग्रेस से एड्रेस करेंगे, और ये मिड टर्म इलेक्शंस के हवाले से है। तो आज एक नेशन वाइड सर्वे अमेरिका में जारी हुआ है कि ट्रंप की कारकर्दगी क्या है, क्योंकि ये स्टेट ऑफ यूनियन जो एड्रेस है इसमें यानी मिड टर्म इलेक्शंस, ट्रंप की कारकर्दगी वो ट्रंप ने बतानी है। तो इसमें आज नेशन वाइड सर्वे किया गया है और वो पब्लिश हुआ है कि भाई अमेरिकन कैसे देख रहे हैं ट्रंप की कारकर्दगी को। सो मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन ने ये बताया है कि वो ये देख रहे हैं कि ट्रंप अमेरिका को गलत डायरेक्शन के अंदर लेकर जा रहा है, और वो ट्रंप की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो ट्रस्ट है उसमें भी डिक्लाइन आया। ये आज नेशन वाइड सर्वे है जो हुआ। इन तमाम चीजों को आप कनेक्ट करते चले जाइए। जनरल्स वार्न कर रहे हैं, रीजन में सब वार्न कर रहे हैं, इकोनॉमी चीज की इजाजत नहीं दे रही है, पब्लिक इसके खिलाफ है, फिर भी ट्रंप साहब को जंग में जाना है। अगली खबर भी इसको कनेक्ट कर लीजिए, जो बहुत बड़ा वाकया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है टैरिफ के हवाले से, अब उसके अगले असरात भी देखिए। जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं उन्होंने लॉ सूट्स फाइल करना शुरू कर दिए अमेरिका में कि जो हमसे पैसे एक्स्ट्रा कलेक्ट किए गए हैं वो हमें वापस किए जाएं। फेडेक्स जो है ये दुनिया का एक बड़ा शिपिंग जायंट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स, ठीक है ना, फेडेक्स आपने नाम सुना होगा। ये ग्लोबल शिपिंग जायंट है। इसने आज लॉ सूट जब फाइल कर दिया है
अमेरिकन कोर्ट्स के अंदर कि हमसे जो एक्स्ट्रा पैसे चार्ज किए गए हैं, और ये सैकड़ों हजारों की बात नहीं कर रहे, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स में ये एक्स्ट्रा पैसे सिर्फ फेडेक्स से जो चार्ज किए गए टैरिफ की मद में, तो टैरिफ तो कल अदम हो गए हैं, तो वो कह रहे हैं हमारे पैसे जब रिफंड किए जाए, और ये बात हमने उस वक्त आपको की थी कि अब ये पैसे रिफंड करने पड़ेंगे। सो फेडेक्स फाइल्स सूट आफ्टर सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन ट्रम्प टैरिफ। फेडेक्स ने लॉ सूट फाइल किया है, फुल रिफंड किया जाए, मुकम्मल तौर पर रिफंड किया जाए जो टैरिफ कलेक्ट हुए हैं अंडर ट्रम्प ग्लोबल ट्रेड मेजर्स। टोटल जो रकम बनती है वो जो सारी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने कलेक्ट की है वो 175 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है, ठीक है ना। ये सारे पैसे ट्रम्प ने कलेक्ट किए, और ये जो ट्रम्प की गवर्नमेंट चल रही थी और ये जो जंगें इधर उधर वेनेजुएला आगे पीछे, उसका पैसा सारा यहीं से जा रहा था। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने इन टैरिफ के लिए कोई अलग से अकाउंट नहीं बनाया कि उसमें ये पैसे रखे जाए। जो अमेरिकन ट्रेजरी है, यानी जो हुकूमती खजाना है, सादा अल्फाज में समझिए कि जिससे रोजमर्रा के मामला चलते हैं या जहां से सारे एक्सपेंसेस होते हैं, अमेरिकन ट्रेजरी, उसमें ये पैसे डाल दिए गए। यानी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कभी सोचा ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला दे सकती है, तो वो पैसे उस कौमी खजाने में डाल दिए गए, और वो खजाना वो है जिससे रोजमर्रा का खर्च चल रहा है, और उसी में से 20 बिलियन डॉलर उठाकर वेनेजुएला की जंग के अंदर झोंक दिए गए। अब वो पैसे वापस करने, अच्छा जी अमेरिका ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन वापस नहीं करती, ठीक है, उसका एक तरीकाकार आपको पता तो है कि वो वापस नहीं करती। ये इतना आसान मामला नहीं है। वाई? ये कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और उस पर अमल ही नहीं हो रहा। देखिए, ये जो बड़े कंट्रीज हैं, बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, कनाडा, रशिया, चाइना, ये जो बड़े कंट्रीज हैं, ये जो बड़ी पावर्स हैं, ये बड़ी पावर्स बन ही नहीं सकती अगर इनकी कोर्ट्स की क्रेडिबिलिटी ना हो। दुनिया में इन्वेस्टमेंट्स, मुझे एक मुल्क का जरा नाम बताइए कि जो बहुत, जहां पर इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो वन ऑफ द बिग पावर है दुनिया की, और वहां पर कोर्ट्स की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और भाई इन्वेस्टर जाता ही वहां पर है जहां उसको पता हो कि उसका पैसा डूबेगा नहीं, और अदालतें गारंटर हैं उसमें, ऊंच नीच होगी तो भाई अदालतें मौजूद हैं। अगर गवर्नमेंट ने कोई मुआहिदा करके उसमें ऊंच नीच कर दी तो आपने किसके पास जाना है? अदालतों के पास जाना है। ये जो सुपर पावर का स्टेटस है ना, ये सुपर पावर का स्टेटस सिर्फ मिलिट्री की वजह से नहीं है, उसमें यूनिवर्सिटीज का किरदार है, उसमें उन कोर्ट्स का किरदार है। तो आप कोर्ट की क्रेडिबिलिटी को जो वो डैमेज नहीं कर सकते हैं। ये तो फिर आप अपने एम्पायर के अंदर एक और डंट जब डाल रहे हैं, तो इधर से लॉ सूट्स फाइल होना शुरू हो गए हैं। अब आगे से पैसा वो है जिसमें मेजॉरिटी खर्च हो गया है, ज्यादा से उसमें खर्च हो गया है, तो वापस कहां से करना है? और अगर वापस नहीं करना तो उसके बाद क्या? सही है ना। और वैसे भी वो वेपन तो अब जाता रहा जो ट्रम्प के पास इकलौता वेपन था टैरिफ का। अभी ईरान के हवाले से भी ट्रम्प ने यही कहा ना कि जो ईरान के साथ ट्रेड करेगा उस पर हम एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे, तो वो वेपन भी जाता रहा। अच्छा, तो ये सारे क्राइसिस को आप कहने करते चले जाए। अच्छा, ईरान ये कह रहा है कि हम तमाम अवेलेबल मीन्स से रिस्पॉन्ड करेंगे, हम अपनी पूरी ताकत के साथ जब रिस्पॉन्ड करने जा रहे हैं, जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। इसी के साथ नजीन जो है वो रशियन मीडिया ने आज एक रिपोर्ट जारी कर दी है। वो ये कह रहे हैं कि चाइनीज जो वेसल्स हैं, एंड दे आर द मोस्ट एडवांस वेसल्स इन द वर्ल्ड, और वो ग्लोबली ऑपरेट करने की सलाहियत रखती हैं, और दुनिया में ग्लोबली वो ऑपरेट करती हैं। इस वक्त चाइना ने अनऑफिशियली, अनडिक्लेयर तौर पर उनको ईरान जंग में भेज दिया है। रशियन मीडिया की रिपोर्ट है, चाइना की अनऑफिशियल अनडिक्लेयर्ड एंट्री ईरान वॉर में हो चुकी है। चाइनीज जो मोस्ट एडवांस वेसल्स हैं उन्होंने गल्फ ऑफ ओमान में एंड अरेबियन सी में पोजीशन ले ली है, और इनकी पोजीशन से खित्ते में जो बैलेंस ऑफ पावर वो तब्दील हो चुका है। भाई चाइना ने अपना वजन जब ईरान के पलड़े में डाल दिया ना, इराक, शाम, लिबिया, अफगानिस्तान, उनको इस तरह की कोई सपोर्ट और टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटी मुयसर नहीं आई, तो चाइना वो टेक्नोलॉजी लेकर मिडिल ईस्ट में आ गया है अनऑफिशियली, अनडिक्लेयर्ड तौर पर, जिसने अमेरिकन और इजरायली एयर सुपीरियरिटी को, टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी को चैलेंज कर दिया है। ये वो टेक्नोलॉजी है जो रियल टाइम में ईरान को तमाम इंटेलिजेंस दे सकती है। दिस इज द टेक्नोलॉजी जो अमेरिका और इजराइल के जो स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं और उनके स्टेल्थ मिसाइल्स हैं उनको डिटेक्ट कर सकती है, और रियल टाइम में इंफॉर्मेशन ईरान को भेज सकती है, ताकि ईरान उन जेट्स को भी टारगेट कर सके, मिसाइल्स को भी उन एयर डिफेंस सिस्टम से टारगेट कर सके, जो खुद चाइना ने भी दिए हैं और रशिया के भी हैं। सारी गेम इसी बात की है ना। और इसकी एक ताकत यह भी है कि ये इंटेंस जैमिंग और कंप्लेक्स सिनेरियो के अंदर भी ऑपरेट कर सकती है। यानी अमेरिका के पास दुनिया की मोस्ट एडवांस इलेक्ट्रॉनिक कैपेबिलिटीज हैं, वो जैमिंग कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, तो ये उस सिनेरियो के अंदर भी ऑपरेट कर सकती है और रियल टाइम सिग्नल भेज सकती है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन भेज सकती है। और F-35 जिनको दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती जो उनको डिटेक्ट कर सके, सिर्फ चाइना के पास, और चाइना वो टेक्नोलॉजी लेकर आ गया। तो एक तरह से ये जो बैटलफील्ड है मिडिल ईस्ट का, ये ईरान वर्सेस अमेरिका इजराइल जंग नहीं होने जा रही, बल्कि ये चाइना और अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है उसकी भी जंग होने जा रही है। सो चाइना यहां पर पोजीशन ले चुका है, जिसको कहा जा रहा है कि ड्रैगन्स एंट्री हो चुकी है, और उससे बैलेंस ऑफ पावर जो है वो रीजन के अंदर बदल गया। भाई इतनी बड़ी चीज वो लेकर आ गए ना। अच्छा, इसके साथ जरा ये हेडलाइन भी सुनने वाली है। फाइनेंशियल टाइम क्या लिख रहा है? फाइनेंशियल टाइम ये लिख रहा है कि इतनी बड़ी ताकत, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, जेराल्ड फोर्ड, अब्राहम लिंकन, सैकड़ों जेट्स, सारा कुछ, इस सब के बावजूद अमेरिका की जो एबिलिटी है कि वो इंटेंस एयर स्ट्राइक कर सके ईरान पर, मे नॉट एक्सीड 4 to 5 days। ट्रंप को चाहिए ना कि वो चुप करके
यहां से पीछे निकल जाए। यही अमेरिका के फायदे में, ये ट्रंप के फायदे में। और ट्रंप को जैसे बयानियां बदलने आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2-4 दिन अगर किसी ने बातें की भी सही तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अमेरिका के मफाद में यही है कि ट्रंप चुप करके जब यहां से बिछड़ जाए और इसको बेशक अपनी विक्ट्री भी डिक्लेयर कर दे कि ईरान ने हमारी डिमांड्स मान ली, ये कर लिया, वो कर लिया। ये उसके फायदे में भी है, रीजन के फायदे में भी, दुनिया के फायदे में भी है। फाइनेंशियल टाइम ये कह रहा है अमेरिका की 1/3 नेवी आ गई है, 1/4 ऑलमोस्ट जब उनकी एयर पावर आ गई है। इस सब के बावजूद अमेरिका 4 से 5 दिन से ज्यादा इंटेंसिव एयर स्ट्राइक्स ईरान पर नहीं कर सकता। इस सब के बावजूद अमेरिका की ताकत यह है कि वो ईरान पर मैक्सिमम 4 से 5 दिन इंटेंसिव एयर स्ट्राइक्स कर सकेगा। यानी उसके बाद बमबारी तो वो कर सकता है, लेकिन जो इंटेंस लेवल की बमबारी है वो सिर्फ 4 से 5 दिन ही कर सकता है। इतना कुछ लाने के बावजूद तो 4-5 दिन में ईरान ढेर हो जाए। तो ये वो सारे इंडिकेटर्स हैं जो ट्रंप को बता रहे हैं। कुल मिलाकर उसको ये बात बता रहे हैं कि ये नेतन्याहू ट्रैप है, ये इजराइल वॉर है, और ये वो जंग नहीं है जो अमेरिका इजराइल के लिए लड़े और उसमें से फाते भी होकर आ जाए। ये वो वैसी जंग है, वो नहीं है। अच्छा, तो लेकिन इस सब के बावजूद अगर ट्रंप को इजराइल के लिए एक और जंग लड़नी है तो वो शौक से लड़े, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट आने वाले। अब मैं आपके सामने हेडलाइन शेयर कर देता हूं। एक्सियस, अब ये वो तमाम मीडिया है जो पिछले 1.5 साल से एक्सियस जो है वो सारी रिपोर्ट्स दे रहा है। ट्रम्प टॉप जनरल वॉर्न्स ऑफ ईरान स्ट्राइक्स रिस्क। टेलीग्राफ, ट्रम्प टॉप जनरल वॉर्न्स अगेंस्ट वॉर विद ईरान। ये पूरे अमेरिका में इस वक्त खपड़ी हुई है। अच्छा कि हमारी मिलिट्री भी कह रही है अटैक मत करो, फिर ये ट्रम्प साहब को क्या सूझी हुई है अटैक करने की? ट्रम्प तो खुद कहता है ना मैं जंगे रुकवाने के लिए आया हूं। अब वो डीप स्टेट, वो मिलिट्री भी कह रही है कि हमला मत करो, तो ट्रम्प फिर भी कह रहा है हमला करना है, और जेडी वैंस कह रहा है हमला मत करो, और पब्लिक कह रही है हमला मत करो, और रीजन कह रहा है हमला मत करो, और रशिया और चाइना कह रहे हैं हमला मत करो। अब यूरोप भी कह रहा है अटैक मत करो। ये यहां पर रीजनल वॉर छिड़ जाएगी, हमें एक रीजनल वॉर मिडिल ईस्ट में नहीं चाहिए, फिर भी ट्रम्प अटैक कर रहा है। सो जनरल डैन केनी, ये नंबर 1 जनरल यानी नंबर 1 पोजीशन, उसने एडवाइस किया है कि ईरान पर हमला करने से पहले सोच लिया जाए अमिड फियर्स ऑफ रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स। ईरान जवाबी हमला कर सकता है और जवाबी हमले को हम शायद रोक ना सके। जरा अगली खबर भी देखिए। दी हिल, फॉर्मर CIA डायरेक्टर, और ये कौन से इरा के डायरेक्टर हैं? ओबामा दौर के। ओबामा दौर में आपको पता है कि क्या गुल खिलाए जा रहे थे, लिबिया, शाम, दाइश, क्या कुछ हो रहा था आपको सारा पता है। ओबामा दौर कितनी जंगें हो रही थी। सो ये उस दौर के CIA डायरेक्टर हैं, यानी वो तमाम ऑपरेशंस इनकी सरपरस्ती में, इनकी क़यादत के अंदर जब वो हो रहे थे। इनका भी बयान सुन लीजिए। ये कह रहे हैं पोटेंशियल ईरान स्ट्राइक्स विल नॉट ब्रिंग अबाउट अ रिजीम चेंज। सैडली इन्होंने कहा है कि ईरान पर हमला रिजीम चेंज नहीं कर सकेगा ईरान में। ये वो लोग नहीं है जो एक्सपर्ट्स हैं और बाहर बैठकर कोई तजिया दे रहे हैं, असेसमेंट दे रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। बेशक वो एनालिस्ट हैं जो वार्न भी कर रहे हैं कि हमें हमला नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो एक्सपर्ट्स तो वो है ना जो बाहर बैठे हुए हैं। ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने अमेरिकी मिलिट्री माइट की क़यादत संभाली हुई है। ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि अमेरिका की मिलिट्री माइट कितनी है, वो कितनी ताकतवर है, वो कैसे ऑपरेट करती है, और ये भी जानते हैं कि अमेरिकी मिलिट्री माइट की कमजोरियां क्या हैं। यानी ये सिस्टम के बाहर के लोग नहीं हैं, ये वो एक्सपर्ट्स नहीं जो बाहर बैठे हुए हैं, ये वो हैं जो सिस्टम के लोग हैं जिन्होंने अमेरिका को लीड किया हुआ है, अमेरिकन मिलिट्री को लीड किया हुआ है, बड़े बड़े ऑपरेशंस किए हुए हैं, बड़ी बड़ी रिजीम चेंजेस की हुई हैं। वो कह रहे हैं ईरान पर हमले से रिजीम चेंज नहीं होगी, तो फिर क्या होगा? तो ट्रंप एक ऐसी जंग में जा रहे हैं कि यस ही कैन डू अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन इन ईरान, बहुत सारी तबाही वो ईरान में ला सकता है, लेकिन वो अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकता, और इसके साथ साथ वो अमेरिकन एम्पायर को और ज्यादा डैमेज वो करने जा रहा है। अच्छा, अब ट्रंप बड़ा गुस्से में है कि ये टॉप जनरल, तो ट्रंप ने कहा नहीं, मेरे तो टॉप जनरल ने ऐसी कोई बात की नहीं है। टाइम्स ऑफ इजराइल, टॉप जनरल डज नॉट अपोज ईरान वॉर, ट्रंप सेज इट वुड बी इजीली वॉन। ये तो बड़ी आसानी से हम जीत लेंगे। मेरे टॉप जनरल ने नहीं कहा कि जंग मत करो, ये तो हम बड़ी आसानी के साथ ईरान की जंग जब जीत लेंगे। सो यूएस प्रेसिडेंट डिनाइज रिपोर्ट के जनरल डैन केनी जो हैं, उन्होंने कहा कि ईरान पर हमला जो है वो कॉज लॉस ऑफ फोर्सेस, इससे हमारे फोर्सेस की नुकसान हो सकता है, कैजुअलिटीज हो सकती हैं, और वेपन जो स्टॉक्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। और मीनवाइल जब टाइम्स ऑफ इजराइल बता रहा है कि नेतन्याहू आज इस वक्त जब वो एक इमरजेंसी सिक्योरिटी मीटिंग कर रहा है, और इजराइल के अंदर हॉस्पिटल्स को प्रिपरेशन ऑर्डर दे दिए गए हैं, इमरजेंसी जो वहां पर लगाई जा रही है। अल जजीरा, ट्रंप हिट्स आउट एट रिपोर्ट्स दैट टॉप जनरल्स फ्लैग्ड रिस्क ऑफ अटैकिंग ईरान। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात जो वो नहीं हुई है। और इसी तरह फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, ट्रंप डिनाइज यूएस जनरल डैनियल केनी अपोज्ड पोटेंशियल वॉर विद ईरान। असल में ये जो ट्रंप ये कह रहा है ना बड़ी आसानी के साथ जंग जीत लेंगे, ये लिंडसे ग्राहम की लैंग्वेज है, ये नेतन्याहू की लैंग्वेज है, और इस वक्त इजराइल जो है वो ट्रंप को ये फीड कर रहा है कि ईरान जो है वो बड़ी कमजोर तरीन पोजीशन के अंदर मौजूद है, एंड दिस इज द हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी एंड वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी कि हम ईरान को जब डिस्ट्रॉय कर दें। ये ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। ईरान बहुत कमजोर पोजीशन में है, ये इजराइल फीड कर रहा है ट्रंप को, और ट्रंप इससे फीड होता है। इसकी मिसाल वो है जो इसकी पिछली टर्म में हुआ था कि नेतन्याहू ने फीड किया ट्रंप को, और ट्रंप जो है वो न्यूक्लियर डील से निकल गया, यूनिलैटरली निकल गया, और उसका नतीजा यह है कि आज हम एक जंग के दाने के ऊपर खड़े हुए हैं। तो ट्रंप जो है वो मुकम्मल तौर पर ज़ायनिस्टों के कंट्रोल में है, लेकिन बहरहाल उसको फैसला करना है।
और जेडी वैंस ने, जैसे मैंने आपको बताया, अपोज कर रहा है। सर्वे भी देख लीजिए, मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन से ट्रंप स्टीयरिंग यूएस इन रॉन्ग डायरेक्शन, स्टीयरिंग इन रॉन्ग डायरेक्शन। ट्रंप अमेरिका को गलत डायरेक्शन के अंदर लेकर जा रहा है, गलत डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। नेशन वाइड सर्वे आज रिलीज किया गया है। मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन बिलीव कि कंट्री इज हेडिंग इन रॉन्ग डायरेक्शन अंडर हिज सेकंड टर्म, और 55% जो अडल्ट्स हैं वो ये सोचते हैं कि मुल्क की सूरत हाल और ज्यादा वर्स हो रही है, और जो डिप्लोमेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो डैमेज हो रहे हैं। और जो हमारा एक दुनिया का सबसे यूनिक तरीन सिस्टम है कि जिसमें चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, यानी कांग्रेस की पावर पर चेक रखा हुआ है, व्हाइट हाउस की पावर पर चेक रखा हुआ है, वो जो एक हमने निजाम बनाया है वो भी डैमेज हो रहा है, और डिवाइडिंग जो पावर है वो भी डैमेज हो रही है। देखिए, ये कोर्ट्स, ये रूल्स, ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये निजाम, ये मुल्क की जो अपनी ताकत है, उसकी जो दुनिया में ताकत है, उसकी जमानत होता है। अगर आपका सोफिस्टिकेटेड निजाम ही नहीं है, देखिए छोटे मुल्कों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या ये है कि उनके पास मिनरल्स नहीं है, उनके पास ऑयल नहीं है। नहीं, छोटे मुल्कों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वहां पर लॉ नहीं है, वहां पर रूल ऑफ लॉ नहीं है, वहां पर उनका कोई ऐसा सोफिस्टिकेटेड निजाम वो नहीं बना सके कि हुकूमत एक मुनज़्ज़म तरीके से चल रही है। जिन मुल्कों ने ये निजाम बनाया है, आप देखेंगे उन्होंने तरक्की की है। तो किसी भी मुल्क की तरक्की का राज ये होता है कि वहां पर एक निजाम है, रूल ऑफ लॉ है, उसके मुताबिक चीजें जब हो रही है। तो अमेरिका का जो सिस्टम है, ये दुनिया का बहुत यूनिक सिस्टम है, बड़ा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम। तो ऐसा सिस्टम दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये अमेरिका ने बनाया है। तो वो कह रहे हैं वो डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस है वो भी हमारे डैमेज हो रहे हैं ड्यू टू ट्रंप। ट्रंप पूरे मुल्क को एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के ऊपर तो चला रहा है, तो ये वो डेमोक्रेसी है जिसको उन्होंने पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटा है, तो अब खुद ही उसको कहीं ना कहीं डैमेज भी कर रहे हैं। अच्छा, ट्रंप साहब ये फरमा रहे हैं कि ईरान के ऊपर जो हमला है, इसमें जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ की जो एडवाइस है वो जरूर शामिल होगी, और ऑलमोस्ट वो लीड करेंगे, बताएंगे कि हमला करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड एक्सपर्ट्स ने वार्न किया है कि रिस्क ऑफ मिसकैलकुलेशन हो सकता है अमिड टॉक्स ऑफ लिमिटेड स्ट्राइक ऑन ईरान। कोई भी मिसकैलकुलेशन हो सकती है, ईरान भी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक लॉन्च कर सकता है, कोई दरमियान में कोई ना कोई मामला खराब भी हो सकता है। जरा देखिए, इजराइल से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसको रशियन मीडिया ने कोट किया है कि चाइना की एंट्री हो गई है, और चाइना की एंट्री ने इस रीजन में बैलेंस ऑफ पावर बदल के रख दिया। इजराइल इस वक्त शदीद तरीन परेशान है कि इससे पहले उन्होंने जितनी जंगें की हैं उस मुल्क को आइसोलेट किया है, डेमोनाइज किया है, डीमोरलाइज किया है, सैंक्शन लगाकर तबाह किया है, फिर उसके पास मिसाइल ड्रोन्स भी नहीं थे, इस तरह से उन्होंने मुल्क को डिस्ट्रॉय किया। यहां पर क्या है, थाउजेंड्स ऑफ मिसाइल्स, थाउजेंड्स ऑफ ड्रोन्स एंड चाइनाज एंट्री। और चाइना अपनी वो ताकत लेकर आ गया है जो उसने कल को अगर अमेरिका से जंग होनी है तो वहां इस्तेमाल करनी है। ये मोस्ट एडवांस जो सिस्टम्स हैं वो लेकर उठाकर जब मिडिल ईस्ट में आ गए और अनडिक्लेयर्ड आए हैं, अनऑफिशियल आए हैं। चाइनाज आई ऑफ द ड्रैगन, चाइना के जो शिप्स आए इनको आई ऑफ द ड्रैगन कहा जा रहा है। इजरायली सेज के दैट कुड शिफ्ट द बैलेंस ऑफ पावर इन वॉर बिटवीन अमेरिका एंड ईरान। थोड़ा बहुत नहीं, बैलेंस ऑफ पावर ही बदल देगा। जिस चीज पर अमेरिका को घमंड है उसका तोड़ चाइना लेकर आ गया। अमेरिका के जेट्स, अमेरिका के हाइपरसोनिक मिसाइल जो जेट से फायर होते हैं, जो डिटेक्ट नहीं किए जा सकते, उसका तोड़ चाइना लेकर आ गया है। और ये वो सिस्टम चाइना लेकर आया है जो डायरेक्टली स्पेस के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, जो नेवल एरियल टारगेट्स को एट द सेम टाइम लोकेट कर सकते हैं। और इन शिप्स की ताकत यह है कि एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली 1200 एरियल टारगेट्स को ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो सिक्योरिटी सोर्सेज इन तल अवीव वो बड़े परेशान हैं कि अनडिक्लेयर्ड जो चाइना की एंट्री हो गई है, दैट कुड चेंज द कोर्स ऑफ अमेरिकन और पॉसिबली इजरायली वॉर ऑन ईरान। तो अमेरिका और इजराइल जो ईरान को डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं, ईरान पर जंग करने जा रहे हैं, उसके सारे नताज बदल सकते हैं चाइना की सिर्फ इस एंट्री से। सो चाइना की जो डिप्लॉयमेंट है, सर्विलेंस शिप्स वो यहां पर लेकर आ गए हैं, और इससे क्वालिटेटिव एज जो है वो ईरान को हासिल हो गया है, और इसके रेपरकशंस आने वाले हैं ऑन द रीजनल बैलेंस ऑफ पावर। और ये मैरीटाइम रडार प्लेटफॉर्म्स हैं, इनकी अनप्रेसिडेंटेड जो इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज हैं, और इनकी सुपीरियर एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी इनकी बहुत ज्यादा है। ये F-35, F-22 जो कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं, जिनको दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम अभी तक नहीं बना जो इनको डिटेक्ट कर सके, बट चाइना ने बना लिया, लेकिन चाइना ने कहीं पर इस्तेमाल नहीं किया। चाइना पहली बार यहां पर लेकर आया, यानी F-35 स्टेल्थ इरा, उसका भी खात्मा यही मिडिल ईस्ट में हो सकता है, क्योंकि F-35 के मुकाबले में आया था कोई ऐसा रडार नहीं जो उसको डिटेक्ट कर सके। चाइना ने बना लिया है, लेकिन आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ, किसी मुल्क को दिया नहीं है कि जहां पर F-35 आ रहे हों और उसके पास आगे से चाइनीज रडार्स हों, तो यहां पर हैं। तो ये यानी अमेरिका और चाइना की जो टेक्नोलॉजी है उसका भी बैटलफील्ड यहां पर होने जा रहा है, उसका भी फैसला इस जंग में होने जा रहा है। तो ये 1200 जो एरियल टारगेट्स है इनको लोकेट कर सकता है, और इसकी जो एक्यूरेसी है 1200 टारगेट्स को लोकेट करने की, ये 95% है, यानी एरर ना होने के बराबर है। ये अंडर द मोस्ट जो कम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग कंडीशंस हैं उनके अंदर भी ये काम कर सकता है। यानी अमेरिका के पास दुनिया की अनप्रेसिडेंटेड इलेक्ट्रॉनिक कैपेबिलिटीज है, वो सिग्नल्स को जैम कर सकता है, लेकिन इस सब के बावजूद उस कम्प्लेक्स जैमिंग जो कंडीशंस हैं उसके अंदर भी ये ऑपरेट कर सकता है, और इसका एरर ना होने के बराबर होगा उस जैमिंग में भी। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करता है, जिससे एरर का जो मार्जिन है वो मिनिमम लेवल के ऊपर चला जाता है। ये एयरक्राफ्ट को और मिसाइल्स को, बैलिस्टिक मिसाइल्स को, हाइपरसोनिक मिसाइल्स को ट्रैक कर सकता है, और जो कि अमेरिकन आर्सेनल का द कोर ऑफ पावर है, यानी वो अपने जहाजों से ऐसे ही मिसाइल्स फायर करते हैं ना,
तो उनको ये ट्रैक जब वो कर सकता है। प्रेजेंस ऑफ दिस एडवांस टेक्नोलॉजी फंडामेंटली चेंज द रूल्स ऑफ द गेम। ये कौन कह रहा है? इजराइल कह रहा है और रशियन मीडिया इसको कोट कर रहा है। इस सारी रिपोर्ट फंडामेंटली यानी बिल्कुल बुनियाद ही बदल गई है। ये है कि चलो एक आध उसमें कोई तब्दीली आ जाए, नहीं, फंडामेंटल रूल ऑफ द गेम चेंज हो गए। आप जिन हथियारों के सर के ऊपर हमला करने आ रहे थे, उन हथियारों का तोड़ तो चाइना लेकर आ गया है। अब आप क्या करेंगे? फंडामेंटल रूल ऑफ द गेम चेंज हो गए। सो वाशिंगटन जो, अच्छा उससे अगली बात क्या है, चाइना के साथ साथ सैटेलाइट्स एक्टिव हैं और बता रहे हैं कि F-16 यहां पर खड़ा हुआ है, F-35 यहां पर खड़े हुए हैं, जॉर्डन बेस पर क्या खड़ा हुआ है, सऊदी अरेबिया की बेस पर क्या खड़ा हुआ है, बहरीन की बेस पर क्या खड़ा हुआ है, एयरक्राफ्ट करियर कहां पर खड़ा हुआ है। तो अमेरिका की जो एक और पावर है यानी सरप्राइज एलिमेंट्स, वो कहां से, कौन से वेपन से कब अटैक करेंगे, कितनी ताकत के साथ अटैक करेंगे, ईरान तो नहीं जान सकता, उनके पास तो कोई सैटेलाइट्स नहीं है। तो चाइना के साथ सैटेलाइट्स भी एक्टिव हैं जो ईरान को ये सारा कुछ बता रहे हैं कि कहां पर क्या खड़ा है और किस नौयत का हमला हो सकता है। तो जो सरप्राइज एलिमेंट्स है वो भी खत्म हो गया और फिर बता दिया कि यहां पर ये कुछ खड़ा हुआ है। फिर जब वो लॉन्च होगा तो चाइना की ये जो रडार एबिलिटी है जो कि रियल टाइम में स्पेस के साथ भी, उन सैटेलाइट के साथ भी कनेक्ट करके रियल टाइम इंफॉर्मेशन ईरान को भेज सकती है, उससे ईरान का जो एयर डिफेंस है वो ज्यादा इफेक्टिव मैनर के अंदर काम कर सकेगा। उसमें HQ-9 है जो खुद चाइना का दिया हुआ है, उसमें S-400 है जो रशिया का दिया हुआ है। यानी अगर चाइना ये सारा कुछ निकाल ले वापस तो ईरान के पास मिसाइल और ड्रोन ही बच जाते हैं। लेकिन ये वो टेक्नोलॉजी है जो हम पल्ला टेक्नोलॉजी है अमेरिका की, जो उनकी सुपीरियर टेक्नोलॉजी का तोड़ है, वो लेकर आए। भाई कहां ईरान के पास कौन से स्पेस, कौन से सैटेलाइट्स, कौन से सर्विलेंस शिप्स, कौन से रियल टाइम ऑपरेशन, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग में वो कैसे ऑपरेट करेंगे, एयर डिफेंस तो फायर कुछ भी नहीं, तो बस आगे से मिसाइल और ड्रोन ही फायर कर रहे हैं ना। यहां तो फिर सब कुछ ही तब्दील हो गया कि वो बिल्कुल एक सोफिस्टिकेटेड अंदाज में ऑपरेट कर सकते हैं। और चाइनीज सैटेलाइट्स ने ऑलरेडी बता दिया है कि डिप्लॉयमेंट ऑफ पेट्रियट मिसाइल बैटरीज हो चुकी है और गल्फ बेसिस के ऊपर क्या हो रहा है, ओशन के अंदर क्या हो रहा है, इफेक्टिवली ट्रांसफॉर्मिंग दिस डिफेंसेस इनटू अ लीथल नेटवर्क अगेंस्ट एडवांस थ्रेट्स। तो इससे ईरान का सिस्टम जो है वो लीथल नेटवर्क बन जाता है, चाहे आगे एडवांस पावर क्यों ना खड़ी हो, उसके खिलाफ ये लीथल जो नेटवर्क है वो बन जाएगा। इस सारी कैपेबिलिटी से जो चाइना लेकर यहां पर आ गया। सो इसकी बड़ी यूनिक ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन सर्विलेंस शिप्स की। ये ग्लोबली ऑपरेट करते हैं। इस वक्त इन्होंने गल्फ ऑफ ओमान में और अरेबियन सी के अंदर पोजीशन संभाली है और ये पूरे मिडिल ईस्ट को कवर कर रहे हैं, तमाम बेसिस को, ओशन को, ये सब कवर कर रहे हैं। और ये जो ग्राउंड बेस रेडार्स हैं जहां पर उनकी जो रेंज है वो खत्म हो जाती है, तो इनकी रेंज वहां से शुरू होती है। यानी ये इनके लिए कोई मसला नहीं है कि इनकी रेंज में कमी आ गई, इनकी रेंज है वो हजारों किलोमीटर के अंदर है। तो ये चलते फिरते एडवांस कमांड और कंट्रोल सेंटर्स हैं। अब ये आखिरी दो लाइंस है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, लिंकिंग स्पेस विद ग्राउंड फोर्सेस। और भाई ईरान के पास कहां से सैटेलाइट्स और स्पेस टेक्नोलॉजी आ गई? देखें, अमेरिका इज द फोर्स जिसके पास ग्राउंड फोर्सेस दुनिया के एडवांस, एयर फोर्स दुनिया के एडवांस, नेवल फोर्स दुनिया के एडवांस, बट ही हैज अ स्पेस आर्मी एंड दुनिया की सबसे ताकतवर स्पेस आर्मी जो है वो अमेरिका के पास। उसके बाद दुनिया की दो ऐसी पावर्स हैं जो स्पेस आर्मी बना चुकी हैं और बना रही हैं, ओनली टू, दैट आर रशिया एंड चाइना। उसके अलावा दुनिया में किसी के पास स्पेस आर्मी नहीं है। तो ईरान तो भूल जाना, ईरान के पास कहां से स्पेस आर्मी आ गई? तो ये डायरेक्टली चाइना जो अपनी स्पेस आर्मी है जिसमें सैटेलाइट्स हैं, जिसमें वो सारा कुछ है, वो भी प्रोवाइड कर रहा होगा। तो एक जंग फिजा में हो रही होगी, एक जंग जमीन पर हो रही होगी, एक जंग समुद्रों में हो रही होगी, एक जंग जो है वो खला में भी हो रही होगी। उधर से अमेरिकन सैटेलाइट्स, उधर से चाइनीज सैटेलाइट्स, उधर से रशियन सैटेलाइट, इस वक्त भी उनकी आपस में पेस्ट आउट है वो चल रहे हैं। चाइनीज सैटेलाइट्स उनको ट्रैक कर रहे हैं, वो इधर ट्रैक कर रहे हैं। तो ये जो उनको पता चला कि चाइना लेकर आ गया, तो अमेरिकन सैटेलाइट्स ने ये देखा ना कि वो आ गए हैं और ये कुछ कर रहे हैं। ये अमेरिकन सैटेलाइट्स ने ट्रैक किया ना कि ये चाइना आ गया। चाइना बताकर तो नहीं आया, वो तो अनऑफिशियली और अनडिक्लेयर्ड आए। तो ये स्पेस के साथ चूंकि कनेक्ट करेगा, तो इसके साथ इसकी कैपेबिलिटी है कि ये इंटेंस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो वाशिंगटन के पास है उसको भी नाकाम बना सकता है। तो आपको बताया ना कि ईरान ने जो जीपीएस सिस्टम है उसको रिप्लेस कर दिया है जो चाइना का सिस्टम है नेविगेशन का, उसके साथ। तो वो जैम कैसे करेंगे? ईरान अपना नेविगेशन सिस्टम जो चाइना ने उसको दिया है वो ऑपरेट कर रहा है। जीपीएस दैट इज अमेरिकन नेविगेशन सिस्टम, उसको ईरान ने। तो अगर यहां पर वो चाइनीज नेविगेशन सिस्टम सही से काम कर जाता है तो फिर दुनिया के और बहुत सारे ममालिक जो हैं वो जीपीएस को छोड़कर चाइनीज जो नेविगेशन है उसको अडॉप्ट करेंगे। तो ये वो जंग भी होगी जो चाइना और अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है उसकी सुपीरियरिटी, उसकी डोमिनेंस का भी फैसला करेगी। पहली बार ये दोनों टेक्नोलॉजीज आपस में टकराने जा रही है। तो ये जनाब इस वक्त की डेवलपमेंट्स हैं जो तफसीलन हमने आपके साथ शेयर किया। हम राज़ लगा करें जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।